हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में हमारे चैनल स्टडी सेंटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। तो समझते हैं सबसे पहले रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है और रोकड़ प्रवाह विवरण कौन सी लेखा मानक के अनुसार बनाया जाता है, कौन कौन सी कंपनियों के लिए इसको बनाना अनिवार्य होता है, तथा ये लेखा मानक 3 के संदर्भ में कुछ बातें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की। तो रोकड़ प्रवाह विवरण से यह तात्पर्य है, देखिए नाम से पता चल रहा है, रोकड़, रोकड़ यानी कैश, प्रवाह मतलब प्रवाह का मतलब या तो अगर जल है, पानी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है तो ये तो भी प्रवाह है, और बी से ए की तरफ आ रहा है तो भी प्रवाह है। तो प्रवाह का या फ्लो का मतलब यह है कि कैश बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, मतलब व्यापार से बहिर्वाह हो रहा है, बहिर्गमन हो रहा है, या आउटफ्लो हो रहा है, या इनफ्लो हो रहा है, यानी अंतर्वाह हो रहा है। मतलब रोकड़ के यानी कैश तथा कैश के समतुल्य यानी रोकड़ के समतुल्य, उसकी बात कर रहे हैं। रोकड़ का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको अभी समझेंगे। मतलब दो लेखा अवधियों के मध्य रोकड़ का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। दो लेखा अवधियों के मध्य जो कैश है, इसका इनफ्लो बताता है कि हमारे पास कितना कैश आया, और कैश का आउटफ्लो बताता है कितना कैश हमसे गया। इनफ्लो को अंतर्वाह कहते हैं, आउटफ्लो को बहिर्वाह कहते हैं। अब बात करते हैं कि यह किस पर आधारित है। यह रोकड़ प्रवाह विवरण लाभ की रोकड़ में वसूली पर आधारित है, कि जो लाभ है, जो अपने कैश प्रॉफिट कितना है और हमने कैश में खर्चे कितने किए हैं, उस पर आधारित है। ये हमारी टोटल कैश की इनकम कितनी है और टोटल कैश के खर्चे कितने हैं, उस पर ये आधारित है। देखिए, जो रोकड़ आती है और रोकड़ जाती है, देखिए एक छोटी सी बात और समझते हैं। हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट भी तो यही चीज बताता है। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आ गया यहाँ पे, बाई बैलेंस सीडी। इस साइड में जितने भी हमने कैश रिसिप्ट करी, इस साइड हमने जितनी भी पेमेंट करी वो आ जाएगी। तो एक कायदे में देखें तो कैश अकाउंट भी तो वही चीजें बता रहा है कि रोकड़ का इनफ्लो और आउटफ्लो। लेकिन कैश अकाउंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार भिन्न है। कैश अकाउंट सिर्फ यही बताएगा कि रोकड़ से कितने आए और कितने गए, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो स्रोत बताएगा कि आपने रोकड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, अपनी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे प्राप्त की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से प्राप्त करी, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से प्राप्त की। इन एक्टिविटीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और यह स्रोत बताएगा कि आपने रोकड़ कहाँ से प्राप्त की और कहाँ पर खर्च करी, कि कितने तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्राप्त किए और कितने फाइनेंसिंग, बीच में इन्वेस्टिंग, इन सभी एक्टिविटीज से कितनी तो रोकड़ प्राप्त करी और कितनी का रोकड़ का भुगतान हुआ, यानी कितना तो रोकड़ का इनफ्लो है और कितना रोकड़ का आउटफ्लो। तो कैश अकाउंट से थोड़ा सा इस प्रकार ये भिन्न है। अब बात करते हैं एएस की, लेखा मानक की। मैंने अभी तक इसकी परिभाषा नहीं कराई है। लेखा मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अंदर रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में बताया गया है। ये पूरा का पूरा रोकड़ प्रवाह विवरण ही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जून 1981 में इम्प्लीमेंट हुआ था, यानी लागू हुआ था। और इसमें अमेंडमेंट कब किया गया था? 1 अप्रैल 2001। ठीक है। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित अपने को 2 बातें याद रखनी। इसके बाद में हमें ये देखते हैं कौन कौन सी कंपनियों के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी। सूचीबद्ध कंपनियां, जो कंपनियां सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, उन कंपनियों को रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता है। दूसरी, ऐसी कंपनियां जिसका टोटल टर्नओवर 50 करोड़ या इससे अधिक, ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या इससे अधिक हो, या वो कंपनियां लिस्टेड हों। एक सेकंड। यह थी लेखा मानक की कुछ बातें कि लेखा मानक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 जून 1981 में लागू हुआ, यानी इंप्लीमेंट हुआ। 1 अप्रैल 2001 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ चेंज हुए। और यह कौन कौन सी कंपनियों के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना आवश्यक है? लिस्टेड कंपनियां, जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं वो कंपनियां, उनके लिए रोकड़ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आवश्यक है। और ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक होता है, उनके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आवश्यक है। यह बातें थी लेखा मानक से संबंधित। अब बात करते हैं हम परिभाषा की। एक तरह से रोकड़ प्रवाह विवरण जो अपना कैश अकाउंट है उसी का बदला हुआ रूप है। बस इसको कैटेगराइज कर दिया 3 भागों में। कौन कौन से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश अकाउंट में हम सभी चीज़ों को एक जगह करते हैं, इसमें हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते लिखते हैं। किसी लेखांकन अवधि में रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्वाह और बहिर्वाह को दर्शाने वाला विवरण पत्र क्या कहलाता है? रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। किसी लेखांकन अवधि के दौरान रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य, यहां पे एक तो नया शब्द दिया है, रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्वाह और बहिर्वाह को दर्शाने वाला विवरण पत्र। ठीक है। रोकड़, देखिए यहां पे एक चीज समझते हैं, रोकड़ तथा रोकड़ का समतुल्य क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जैसे वह चीज़ें आती हैं जो बहुत अत्यधिक तरल मात्रा में हो। तरलता से तात्पर्य है कि लिक्विडिटी से तात्पर्य है कि जिनको आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जाए, जैसे अभी गए और अभी भेज दी। तो रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में आता है एक तो कैश बैलेंस, एक बैंक बैलेंस, एक होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। वे सिक्योरिटीज जिनको हम सामान्यतः 90 दिन के अंतर्गत कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें, कॉमर्शियल पेपर हो गया। तो रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में 3 चीज़ें आई, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में एक चीज ये आई, अंतर्वाह है। अंतर्वाह है क्या है? इनफ्लो। हमने कितनी रोकड़ प्राप्त की है, कौन कौन से स्रोत, आउटफ्लो, बहिर्वाह है, कितनी रोकड़ का भुगतान किया है, और विवरण, विवरण है या स्टेटमेंट है, इसका फॉर्मेट लेखा मानक 3 में दिया गया है, जो बाद में हम लिखेंगे कि इस तरीके से स्टेटमेंट बनेगा। तो रोकड़ प्रवाह विवरण क्या कहलाया? किसी लेखांकन अवधि में रोकड़ तथा रोकड़ के समतुल्य के अंतर्वाह और बहिर्वाह है। रोकड़, रोकड़ के समतुल्य, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनके अंतर्वाह और बहिर्वाह को दर्शाने वाले विवरण पत्र क्या कहलाएगा? रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाएगा। अब ये रोकड़ का प्रवाह किन किन एक्टिविटीज से होगा, कहाँ कहाँ से होगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो है वो 3 एक्टिविटीज से होता है। फ्लो की बात कर रहे हैं तो इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीजें आ गई। कहाँ कहाँ से, इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ACTI। ये 3 तरह से हमारे को रोकड़ प्रवाह विवरण से कैश की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो व्यापार का मुख्य रेवेन्यू का साधन है, जो व्यापार का मुख्य रेवेन्यू का साधन है। जैसे हमारा व्यापार, मान लीजिए कपड़े का व्यापार है, तो हमें व्यापार कपड़े को बेचने से कितना इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। जो व्यापार का मुख्य रेवेन्यू साधन है उससे जितना भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो इसमें आएगा। अब व्यापार से संबंधित क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए इनफ्लो की बात करें, हमने सामान बेचा, कपड़े बेचे, तो हमारे पास पैसे आए, इनफ्लो हुआ। मान लीजिए कपड़े उधार में बेचे और बाद में जो हमारे देनदार हैं, डेटर्स हैं, उनसे पैसे वसूले, वो भी इनफ्लो ही है। इसके अलावा क्या है, मान लीजिए हमने किसी से सामान खरीदा है तो उसको भुगतान किया है, तो उसको भुगतान करना आउटफ्लो हो गया। हमारे पास कोई आदमी काम करता है, उसको हम मजदूरी देते हैं या सैलरी देते हैं, वो
मुख्य राजस्व में ही तो आएगा, सॉरी मुख्य रिवेन्यू में। और मान लीजिए कोई हम किसी किराए की बिल्डिंग में अपना व्यापार चला रहे हैं, अगर रेंट दे रहे हैं वो भी इसी में आएगा। तो व्यापार के मुख्य रिवेन्यू के साधन से जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो कहाँ पे आता है, इसमें आता है। उसके बाद में बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। इनको मतलब हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कुछ हिस्सा, कुछ लाभ अगर हम स्थायी संपत्तियों को खरीदने में लगाते हैं या अन्य कोई निवेश करने में लगाते हैं तो उनसे कोई इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में। फाइनेंसिंग में हमें व्यापार के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो जो हम पूंजी के लिए कैपिटल के लिए क्या क्या हो सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन, इस तरह की चीज़ें। इनसे अगर कोई इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, नया लोन लिया है तो हमारे पास तो पैसे आएगा, इनफ्लो है। लोन का भुगतान किया, पैसे गए हैं, वो क्या है, आउटफ्लो। तो रोकड़ का प्रवाह इन 3 स्रोतों से हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परिचालन, दूसरा इन्वेस्टिंग विनियोग, और तीसरा फाइनेंसिंग। इन सभी चीज़ों से हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैश को प्राप्त करते हैं और उनका भुगतान करते हैं, और उनका इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस बना के हम इनका अलग अलग निकालेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो। यह तो था कैश का विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज। अब बात कर लेते हैं हम थोड़े से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेनिफिट की। देखिए लाभ की बात करते हैं यहाँ पे। पहला लाभ तो क्या है कि कैश की प्लानिंग में हेल्पफुल करता है। जैसे हम कैश की प्लानिंग से तात्पर्य यानी कैश बजट बनाने में हेल्प करता है। कैश बजट किससे संबंधित है, भविष्य से संबंधित है कि भविष्य में आने वाले वर्ष के लिए हमारा इतना रोकड़ का क्या होगा, कैश के लिए हमें इतनी आवश्यकता होगी। तो हम बजट बनाने के लिए हमारे पास्ट को अवश्य देखते हैं, पिछले साल में हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारी कितना रोकड़ प्राप्त हुआ था, हमें कितना भुगतान करना पड़ा था। तो हम अगर रोकड़ प्रवाह विवरण बना लेंगे तो हमारी कैश की मिसमैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। हमारा कैश का मिसमैनेजमेंट कैसा हो गया, हमारे पास अत्यधिक मात्रा में कैश पड़ा रहा, हम उसका प्रयोग नहीं कर पाए, हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं था, हमें इमरजेंसी में हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल उठानी पड़ी, शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़े, ये संबंधित चीज़ें। तो हम जो कैश की प्लानिंग करते हैं तो जो भूतकाल में यानी जो पास्ट में हमारी गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं। तो कैश बजट बनाते समय हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करना आवश्यक है और वह कैश बजट बनाने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि यह कैश का कैटेगराइजेशन कर देता है। कैटेगराइजेशन कर देता है कि विभिन्न अलग अलग स्रोतों से कितनी कैश प्राप्त हुई है। क्या हम लोन ले रहे हैं या जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उनसे हमें कितनी कैश रोकड़ की प्राप्ति हुई है, हमें या भुगतान करना पड़ा है,
या फिर हमें जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उनसे कितना प्राप्त हुआ या भुगतान करना पड़ा है, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना प्राप्त हुआ या उसका भुगतान करना पड़ा है। अलग अलग हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें हमने कैश इनफ्लो मतलब आउटफ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो इसका साधारण सा यही मतलब है कि हमने रिडम्पशन किया है या लोगों की कैपिटल है वो रिटर्न करी है। ठीक है, इसके बाद में हम यह अगली बात यह है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनके इनफ्लो का कितना पार्ट इन्वेस्टिंग में जा रहा है और फाइनेंसिंग में जा रहा है। देखिए व्यापार के लिए मुख्य आय का स्रोत तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही है, तो इनके इनफ्लो का कितना पार्ट इन्वेस्टिंग में जा रहा है, हमारे मतलब व्यापार की मुख्य आय का कितना हिस्सा हम निवेश कर रहे हैं और कितने हिस्से का प्रयोग हम लोन को भुगतान करने में कर रहे हैं, या फिर हम लोन को अधिक ले रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग आवश्यकताओं को जो परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या लोन को ले रहे हैं, या हमारा विनियोग बेच रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जैसे स्थायी संपत्ति को बेच दिया तो कैश तो आएगा ही है ना हमारे पास। हम तो सोच रहे हैं जैसे एक व्यापार है, समझिए थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है AB लिमिटेड, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आउटफ्लो है 50,000 का और इन्वेस्टिंग से है इनफ्लो है इन्वेस्टिंग से 1 लाख का और फाइनेंसिंग से है इनफ्लो 1 लाख का। अगर हम तीनों की साथ में बात करें तो हमारा टोटल इनफ्लो 2 लाख का है और आउटफ्लो कितना है 50,000 का, तो हमारे लिए तो 1.5 लाख रुपए का एग्रीगेट इनफ्लो हुआ है। लेकिन इन डिटेल बात करें अलग अलग कैटेगराइज में, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है, इसका मतलब क्या, हमने स्थायी संपत्तियां या इन्वेस्टमेंट बेचे होंगे, यही तो है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर हम स्थायी संपत्तियां खरीदेंगे तो हमसे रोकड़ जाएगी, अगर बेचेंगे तो हमारे पास रोकड़ आएगी, तो हमने बेची ज़्यादा होंगी। और इनफ्लो का मतलब क्या, यहाँ पे हमने लोन लिए होंगे, क्योंकि अगर लोन का भुगतान करेंगे तो रोकड़ हमसे जाएगी। तो यह अवस्था व्यापार के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हम हमारी ऑपरेटिंग परिचालन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पूरी कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि व्यापार 1.5 लाख रुपए इनफ्लो में जा रहा है, लेकिन व्यापार किस पे चल रहा है, अपनी दीर्घकालीन पूंजी का प्रयोग किस में कर रहा है, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कर रहा है। यहाँ पे लोन ले रहा है वो दीर्घकालीन पूंजी है, जो स्थायी संपत्तियां खरीदी हैं वो भी दीर्घकालीन पूंजी का ही हिस्सा है। तो दीर्घकालीन पूंजी का प्रयोग किस में कर रहा है, अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यहाँ पर व्यापार कर रहा है। यह किसी भी व्यापार के लिए आइडल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए कि ये तो इनफ्लो हो और ये आउटफ्लो हो। वह अवस्था किसी भी व्यापार के लिए बहुत अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि वह अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कुछ नई संपत्तियां भी खरीद रहा है, कुछ अपना जो लोन है, जो अपनी कैपिटल है, उसका भी भुगतान कर रहा है। ठीक है, यह थी इसके कुछ लाभ। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम विभिन्न एक्टिविटीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे तथा जो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।